हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज देखिए, मैं आपको समतल की समीकरण ही बताऊंगा, उनके सूत्रों को सिद्ध करना, लेकिन अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण। देखिए, इसका जो पहले पार्ट का वीडियो था जिसमें मैंने आपको कुछ समीकरण बताए थे समतल के, उसमें मैंने ये रूप नहीं बताया था अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण। अब मैं आपको बताता हूं। जैसे आप लोग देखिए 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं, अंतःखंड रूप में सरल रेखा का समीकरण भी होता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। ऐसे ही अंतःखंड रूप में त्रिविमीय ज्यामिति में समतल का समीकरण भी होता है। वही आपको बताना है किस तरीके से आएगा। अब देखिए, इसके लिए मैंने इसका चित्र भी बनाया। ये x अक्ष, ये y अक्ष, ये z अक्ष। ऐसा समतल जो तीनों अक्षों को प्रतिच्छेदित करे। मैंने ये माना है कि x अक्ष को ये a पे प्रतिच्छेद करता है, y अक्ष को ये b बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है और z अक्ष को ये c बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है। तो ये इसका x अक्ष वाला अंतःखंड हुआ, ये इसका y अक्ष वाला अंतःखंड हुआ और ये इसका z अक्ष वाला अंतःखंड हुआ। तीनों को मैंने बनाया, ये समतल हुआ। इस समतल की ही समीकरण हमें निकालनी है और यही कहलाएगा अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण। x अक्ष वाला जो अंतःखंड है, चलिए इसे मैं स्मॉल a मान लेता हूं, इसकी लंबाई स्मॉल a है। y अक्ष वाला जो अंतःखंड है, इसकी लंबाई मैंने स्मॉल b मान ली और जो z अक्ष वाला अंतःखंड है, इसकी लंबाई मैंने स्मॉल c मान ली। यानी कि a इकाई, ये b इकाई और ये c इकाई। अब इस समतल का समीकरण हमें निकालना है। तो देखिए, इतना तो देखिए आप लोग 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर हम कोशिश करें कि बिंदु a के निर्देशांक लिखने की, तो बिंदु a इस समय केवल x अक्ष पर है और x अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक a 0 0, ये देखिए a 0 0। b बिंदु के निर्देशांक ये y अक्ष पर है, इसके भी हम लिख सकते हैं। b बिंदु के निर्देशांक कितने हो गए? 0 b 0। और जो c बिंदु के निर्देशांक हैं, ये समय कौन से अक्ष पर है? z अक्ष पर। ये क्या होगा? 0 0 c। a 0 0, 0 b 0, 0 0 c। अब देखिए, ये जो समतल है, इसका मतलब ये इस बात का प्रूफ हुआ कि ये समतल इन तीनों बिंदुओं से होकर जाता है। ये जो समतल है, इन तीनों बिंदुओं से होकर जाता है। तो इसका मतलब है तीन बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण अगर हम ये निकाल लें तो समझिए इसी समतल का समीकरण आएगा। देखिए, मैं तीन बिंदु यहां भी लिख देता हूं। पहला बिंदु है देखिए a 0 0, दूसरा बिंदु है देखिए 0 b 0 और तीसरा बिंदु है 0 0 c। तीन बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण। देखिए, आप लोग चाहे लिख सकते हैं x1 y1 z1, ये पहला बिंदु है, x2 y2 z2, ये है दूसरा बिंदु, और x3 y3 z3, ये है तीसरा बिंदु। और ये मैंने आपको बताया है पहले पार्ट के वीडियो में, तीन बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण। क्या था इसका सूत्र? x माइनस x1। मैं चलिए सूत्र नहीं लिख रहा। x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z1। यही का सूत्र, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। दूसरी पंक्ति में क्या है? x2 माइनस x1 यानी कि 0 माइनस a, y2 माइनस y1, b माइनस 0 और z2 माइनस z1, 0 माइनस 0। फिर क्या है? x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1। तीन बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण। अब देखिए आगे, अगर हम इस पंक्ति के अनुदिश प्रसार करें x माइनस a
तो पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दिया, BC माइनस 0 यानी कि BC, माइनस y माइनस 0 यानी कि y, इस पंक्ति और स्तंभ को छोड़ा तो माइनस के AC, माइनस के AC, चलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है माइनस के AC, और प्लस के Z, इस पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दिए तो 0 माइनस माइनस के AB, 0 प्लस AB यानी कि AB। चलिए अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो यानी x इंटू BC माइनस ABC प्लस y इंटू AC प्लस Z इंटू AB, x इंटू BC प्लस y इंटू CA प्लस Z इंटू AB इक्वल टू, ये ले गए हम इधर, यानी कि ABC। हम इतना छोड़ सकते हैं उत्तर, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसे भी हम देखिए उसी रूप में लाने की कोशिश करेंगे जैसे आप लोग 11th क्लास में पढ़ते आए हैं, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। अगर हम ABC से भाग कर दें, यानी ABC को अगर हम बटे में ले आए, XBC बटे ABC प्लस YCA बटे ABC प्लस ZAB बटे ABC इक्वल टू 1, क्योंकि ABC से ABC को भाग किया वो 1 हो गया। इसमें देखिए BC से BC कैंसिल, CA से A और C कैंसिल, AB से AB कैंसिल, ये देखिए इसका समीकरण भी उसी रूप में आया, x अपॉन A प्लस y अपॉन B प्लस Z अपॉन C इक्वल टू 1। यही अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण होता है। A x अक्ष पर अंतःखंड, B y अक्ष पर अंतःखंड और C जो है Z अक्ष पर अंतःखंड है। अब देखिए अंतःखंड ये जरूरी नहीं कि धनात्मक ही हो, अगर ये x अक्ष को ऋणात्मक दिशा में प्रतिच्छेद करेगा तो माइनस में हो जाएगा। तो आपको ये बात देखनी है कि a का मान माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, ऐसे ही b का मान माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, और c का मान माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। अगर ये ऋणात्मक दिशाओं में काटेंगे तो इनकी लंबाई जो होगी वो ऋणात्मक होगी। ये हुआ देखिए अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण। ये सिर्फ कार्तीय रूप में ही होता है, ये सदिश रूप में नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ कार्तीय रूप में ही होगा। ये भी था देखिए अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण, जो आपको मैंने पार्ट 1 वाले वीडियो में नहीं बताया था। अब देखिए एक टॉपिक और भी बचे हैं, वो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। एक रेखा के एक समतल में स्थित होने का प्रतिबंध, दो रेखाओं के एक समतलीय होने का प्रतिबंध। चलिए वो आपको बताता हूं, एक रेखा के एक समतल में स्थित होने का प्रतिबंध। देखिए मान लीजिए आपको एक रेखा का समीकरण दिया हुआ है और एक समतल का समीकरण दिया हुआ है, और आपसे ये बात प्रूव करवाते हैं कि ये रेखा इस समतल में स्थित होगी। इसे कैसे प्रूव करें? ये देखिए मैंने चित्र भी दिखाया है। मान लीजिए एक समतल है, इस समतल का समीकरण चलिए मैं यहां लिख देता हूं। समतल का समीकरण शायद आपको देखिए इसी तरीके से देखिए, वेक्टर r डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू डी। मानक रूप क्योंकि देखिए यही होता है, और जो रेखा का समीकरण है वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b, ये है रेखा का समीकरण। ये रेखा इस समतल में स्थित होगी। इसे अगर हम प्रूव करना है तो कैसे प्रूव करें? ये देखिए मैंने चित्र भी दिखाया है, ये समतल वो यही हुआ और जो ये रेखा है वो ये हुई। ये रेखा इसी समतल में स्थित होगी। देखिए ये रेखा जो है इस समतल में स्थित होगी, इस बात को हमें प्रूव करना है। ये किस तरीके से करें? तो अब देखिए सबसे पहले रेखा की पहचान करके, रेखा आप लोग पढ़ चुके हैं 11.2 प्रश्नावली में। रेखा जिस बिंदु से होकर जाती है वो है वेक्टर ए। वो देखिए चलिए मैंने ये बिंदु मान लिया, रेखा जिस बिंदु से होकर जा रही है ये है वेक्टर ए, उसका स्थिति सदिश है। मान लीजिए ए बिंदु है तो जो ए का स्थिति सदिश है वो है देखिए वेक्टर ए। रेखा इसी बिंदु से होकर जाती है और जो रेखा की दिशा है वो है देखिए वेक्टर
ये दिशा है, बिंदु वेक्टर ए और जो दिशा है वो है वेक्टर बी, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। अब आते हैं देखिए समतल पे। समतल में केवल वेक्टर एन है और ये वेक्टर एन समतल के लंबवत होता है। ध्यान रखें, समतल की समीकरण में जो वेक्टर होता है यानी कि वेक्टर एन, वो समतल की दिशा नहीं होती, समतल के लंबवत रेखा की दिशा होती है। यानी ऐसी रेखा जो समतल के लंबवत है, इस तरीके से ये दिशा है लेकिन वेक्टर एन। ये बात आप देखिए हमेशा ध्यान रखें, समतल की समीकरण में जो सदिश होता है वो समतल की दिशा नहीं होती, समतल की लंबवत रेखा की दिशा होती है, यानी कि इस वाली रेखा की दिशा। ये वेक्टर बी, ये वेक्टर एन, और रेखा किस बिंदु से जाती है वो वेक्टर ए है। तो देखिए अब इसका प्रतिबंध हम कैसे निकालें कि ये रेखा इसी समतल पर स्थित होगी। अगर कोई रेखा किसी समतल पर स्थित है तो रेखा पर जितने भी बिंदु होंगे, अनंत बिंदु हैं, जितने भी बिंदु होंगे वो सारे के सारे समतल पे ही होंगे, क्योंकि देखिए रेखा अगर पूरी समतल पे है तो रेखा पे जितने भी बिंदु हैं वो सब समतल पे ही होंगे। इसका मतलब ये जो वेक्टर ए बिंदु है ये भी समतल पे स्थित होगा। मैं यहां पर लिख के दिखाता हूं, बिंदु वेक्टर ए समतल पर स्थित होगा। बिंदु वेक्टर ए समतल पर स्थित होगा, और अगर ये बिंदु समतल पर स्थित है तो इसका मतलब है समतल के समीकरण को संतुष्ट भी करेगा, क्योंकि कोई भी बिंदु अगर किसी पर स्थित होता है तो उसकी समीकरण को संतुष्ट जरूर करेगा। अगर ये बिंदु देखिए समतल पर है तो ये बिंदु इसकी समीकरण को संतुष्ट जरूर करेगा। इसका मतलब ये बिंदु अगर हम समतल की समीकरण में रख दें, किसकी जगह आर की जगह, कोई भी बिंदु देखिए अगर संतुष्ट करता है तो हम आर की जगह रखते हैं, यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन इज इक्वल टू डी। ये इसका पहला प्रतिबंध होगा। मैं यहां लिख देता हूं, ये देखिए इसका पहला प्रतिबंध है। आपको एक तो ये सिद्ध करके दिखाना है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन, इन दोनों में जो डॉट बना है वो डी के इक्वल है। ये तो आपका देखिए पहला प्रतिबंध हो गया। अब केवल इतने से ही देखिए काम नहीं बनेगा, इसका दूसरा प्रतिबंध भी है। ये तो हमने देखिए ये किया कि बिंदु अगर समतल पर स्थित है तो ए डॉट एन यानी रेखा जिस बिंदु से होकर जा रही है वो आप इसमें रख दें समतल की समीकरण में। इन दोनों का जो डॉट बना है वो इसके इक्वल होना चाहिए, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ये सिद्ध करके दिखाना है। अब आता है देखिए दूसरा पार्ट। देखिए समतल में अगर कोई भी रेखा होगी तो वो इसके लंबवत ही होगी। ये बात देखिए मैंने पहले ही बताई है, समतल में अनंत रेखाएं होती हैं, तो ये रेखा भी समतल में अगर है तो वो इसकी लंबवत रेखा के लंबवत ही होगी, क्योंकि ये ऐसी रेखा है जो पूरे समतल के लंबवत है। इसका मतलब ये इसके भी लंबवत होगी, यानी कि इन दोनों के बीच में कोण कितना होगा, 90 अंश का। ये कौन सा सदिश, वेक्टर बी। ये कौन सा सदिश, वेक्टर एन। वेक्टर बी डॉट वेक्टर एन 0। अगर ये दोनों लंबवत हैं तो मैं ये भी दिखाना है कि सिद्ध करके वेक्टर बी डॉट वेक्टर एन इज इक्वल टू 0। ये इसका दूसरा प्रतिबंध होगा। हमें दोनों ये सिद्ध करके दिखानी है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन डी आना चाहिए और वेक्टर बी डॉट वेक्टर एन 0 होना चाहिए। अगर हम ये दोनों प्रूफ कर देंगे तभी हम ये बात प्रूफ कह सकते हैं कि दी हुई रेखा दिए हुए समतल पर स्थित है। अब ये देखिए इसका सदिश रूप है, इसका कार्तीय रूप भी हमें पढ़ना है। सदिश रूप तो हम पढ़ चुके हैं, कार्तीय रूप भी हमें पढ़ना है। कार्तीय रूप में चलिए, तो मैंने इसका सदिश रूप बताया। कार्तीय रूप में मान लीजिए समतल का जो समीकरण है वो आपको इस तरीके से देंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी। यही हमारा रूप होता है। और जो रेखा का समीकरण है
x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। ये है रेखा का समीकरण। समतल का समीकरण कार्तीय रूप में मानक रूप इसका यही होता है। रेखा का समीकरण कार्तीय रूप में उसका भी मानक रूप देखिए यही होता है। अब ये रेखा इस समतल पर स्थित होगी, ये कैसे प्रूव करें? ये जो रेखा है इस समतल पर स्थित होगी, इस बात को कैसे प्रूव करें? तो इसके लिए देखिए प्रतिबंध यही है बिल्कुल। मैं यहां पे देखिए आपको दोबारा बता रहा हूं, इसके भी देखिए दो ही प्रतिबंध है। रेखा जिस बिंदु से होकर जा रही है वो देखिए ये बिंदु है, इसका निर्देशांकों के रूप में भी लिख सकते हैं x1 y1 z1। इस समय रेखा देखिए इसी बिंदु से होकर जा रही है, तो ये बिंदु समतल की समीकरण देखिए बिंदु समतल पर स्थित होगा, तो बिंदु के जो निर्देशांक हैं यानी कि x1 y1 z1 वो समतल की समीकरण को संतुष्ट करेंगे। इसका मतलब ax1 प्लस by1 प्लस cz1 इज इक्वल टू d। ये पहला प्रतिबंध हुआ, यानी रेखा जिस बिंदु से होकर जा रही है वो समतल के समीकरण को संतुष्ट करेगा। अब आता है दूसरा प्रतिबंध। ये दोनों देखिए आपस में लंबवत हैं। रेखा की दिशा क्या है इस समय? वो आप देख सकते हैं ABC, और जो समतल के लंबवत रेखा की दिशा है वो कैपिटल ABC, यानी इसके जो दिक् अनुपात हैं वो कैपिटल ABC हैं। मैं देखिए यहां लिख देता हूं कैपिटल ABC, और जो इसके दिक् अनुपात हैं वो है स्मॉल ABC। अब ये दोनों देखिए आपस में लंबवत हैं, तो लंबवत का प्रतिबंध आप लोग कर चुके हैं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू क्या होता है 0। यही देखिए मैंने यहां लिख दिया, यानी a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 इक्वल टू 0। यानी इनका जो गुणनफलों का योगफल है a इंटू a b इंटू b c इंटू c वो 0 आना चाहिए, और जो ये बिंदु है वो इसे संतुष्ट भी करेगा। ये देखिए दोनों प्रतिबंध हो गए। बिंदु समतल के समीकरण को संतुष्ट करेगा, पहला प्रतिबंध हुआ, और जो इनकी दिशाओं के गुणनफलों का योगफल है वो कितना होगा 0। ये दो प्रतिबंध आपको अगर सिद्ध करने हैं तो ये इस बात का प्रूफ होंगे कि कोई दी हुई रेखा कोई दिए हुए समतल पर स्थित होगी। अब देखिए जो मैं अगला प्रतिबंध बता रहा हूं, दो रेखाओं के एक समतलीय होने का प्रतिबंध। देखिए दो रेखाओं के एक समतलीय होने का प्रतिबंध अब ये प्रूफ करना है। इसका मतलब क्या है? देखिए ये दो रेखाएं हैं, मान लीजिए दोनों की समीकरण आपको दी है, ये एक ही समतल पर स्थित होगी। उसका समीकरण हमें नहीं पता, देखिए समतल का समीकरण नहीं पता है, हमें सिर्फ किसके समीकरण पता है? रेखाओं की। मान लीजिए पहली रेखा का समीकरण है वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b1, और दूसरी रेखा का समीकरण है वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a2 प्लस म्यू वेक्टर b2। ये इन्हीं दोनों रेखाओं के समीकरण हैं। ये दोनों किसी एक ही समतल पर स्थित होंगी, ये प्रूव करना है। एक समतल का मतलब दोनों रेखाएं एक ही समतल पर स्थित हैं। वो कौन सा समतल है उसकी समीकरण हमें नहीं पता है, उसकी भी समीकरण हमें निकालनी है, लेकिन पहले यही प्रतिबंध निकालना है कि दोनों रेखाएं एक ही समतल पर होंगी। इस बात को कैसे प्रूव करें? देखिए दोनों रेखाएं जिस बिंदु से होकर जा रही हैं, मान लीजिए चलिए वो बिंदु, पहली रेखा देखिए जिस बिंदु से जाती है वो वेक्टर a1 है, और दूसरी रेखा जिस बिंदु से जाती है, चलिए वो मैंने यहां मान लिया, वो है वेक्टर a2, और पहली रेखा की दिशा वेक्टर b1, और जो दूसरी रेखा की दिशा है वो है वेक्टर b2। ये दूसरी रेखा की दिशा और ये पहली रेखा की दिशा। पहली रेखा जिस बिंदु से जाती है a1 और उसकी दिशा वेक्टर b1,
दूसरी रेखा किस बिंदु से जाती है, वेक्टर A2, और उसकी दिशा है वेक्टर B2। अब इन्हीं से हमें ये प्रतिबंध निकालना है कि ये एक ही समतल पर स्थित होंगी। तो इसके लिए देखिए मैंने एक काम किया, ये मैंने इस वेक्टर को लिखा यानी कि ये वाला वेक्टर, ये मान लीजिए A बिंदु है और ये मान लीजिए B बिंदु है, यानी कि वेक्टर AB। मैं यहां पे लिख देता हूं वेक्टर AB का मान कैसे निकालते हैं, OB माइनस OA, क्योंकि आप लोग ये पढ़ चुके हैं वेक्टर AB इज इक्वल टू वेक्टर OB माइनस वेक्टर OA इक्वल टू वेक्टर OB का मतलब B का स्थिति सदिश यानी कि वेक्टर A2 माइनस OA का मतलब A का स्थिति सदिश यानी कि वेक्टर A1। ये वेक्टर AB हुआ, ये जो हुआ वेक्टर कौन सा हुआ, AB। अब आप लोग सोचेंगे यही मैंने क्यों निकाला, चलिए वो भी मुझे आपको थोड़ी देर में ही बताना है। वेक्टर AB तो हमने निकाल दिया। अब देखिए अगर ये दोनों रेखाएं किसी एक ही समतल में स्थित हैं तो उस समतल के लंबवत भी कोई ना कोई रेखा होगी। अगर ये दोनों रेखाएं किसी एक ही समतल में स्थित हैं तो इस समतल के लंबवत भी कोई ना कोई एक रेखा जरूर होगी, क्योंकि समतल के लंबवत कोई ना कोई रेखा जरूर होती है। वो कौन सी रेखा होगी, उसकी दिशा क्या है। ये मान लीजिए वेक्टर B1 है, ये वेक्टर B2 है। अगर ये दोनों रेखाएं एक ही समतल में हैं, यही चीज हम निकाल रहे हैं, अगर ये दोनों रेखाएं एक ही समतल में हैं तो जो समतल की लंबवत रेखा होगी, मान लीजिए वो मैंने इस तरीके से दिखाया, ये ऐसी रेखा है जो पूरे समतल के लंबवत है। तो ये ऐसी रेखा होगी जो समतल में हर रेखा के लंबवत होगी, यानी ये जो रेखा है इसके लंबवत भी होगी और यही रेखा इसके लंबवत भी होगी। दोबारा देख सकते हैं, मैं आपको बताता हूं, समतल में अनंत रेखाएं होती हैं, समतल के लंबवत रेखा एक ही होती है और ये एक ऐसी रेखा होती है जो पूरे समतल के लंबवत होती है, यानी समतल में कितनी भी रेखाएं हों उन सभी के लंबवत होती है। यानी ऐसी रेखा है जो B1 के भी लंबवत है और ये B2 के भी लंबवत है। ये ऐसी रेखा है जो B1 के भी लंबवत है और इसके लंबवत है B2 के भी। अब आप लोग जानते हैं ऐसी कौन सी दिशा हो सकती है या ऐसी कौन सी रेखा हो सकती है जो वेक्टर B1 के भी लंबवत हो और वेक्टर B2 के भी लंबवत हो। ये आप लोग देखिए पढ़ चुके हैं, ऐसी रेखा जो B1 के भी लंबवत हो और B2 के भी लंबवत हो, वो कौन सी होगी, वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2। इन दोनों का जो क्रॉस गुणा होता है, ये देखिए ऐसा ही सदिश होता है जो दोनों के लंबवत होता है, B1 के लंबवत भी और B2 के लंबवत भी, यानी कि वो यही है B1 क्रॉस B2। अब देखिए ये ऐसी दिशा है या ऐसा रेखा है ये जो इसके लंबवत भी होगी, क्योंकि ये रेखा भी देखिए समतल में ही है, ये और ये भी आपस में कैसी है, लंबवत। मैं अच्छे में बना देता हूं, देखिए लंबवत का, ये भी आपस में देखिए लंबवत है, यानी वेक्टर AB और B1 क्रॉस B2 दोनों लंबवत है। ये बात मैं देखिए यहां भी लिख देता हूं, परंतु वेक्टर AB लंबवत होगी वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 के। अगर ये दोनों सदिश आपस में लंबवत हैं तो इनका डॉट गुणा 0 होगा, क्योंकि ये लोग आप पढ़ चुके हैं वेक्टर AB डॉट B1 क्रॉस B2 इक्वल टू 0। और वेक्टर AB का मतलब जो हम ऊपर निकाल चुके हैं, यानी कि वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 डॉट B1 क्रॉस B2 इक्वल टू 0। यही प्रतिबंध है जो आपको सिद्ध करना है। दी हुई दो रेखाएं अगर एक समतलीय हैं, इसका मान अगर आपने प्रूफ कर दिया 0, यानी कि वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 ये एक सदिश है, इसका डॉट गुणा आपको करना है B1 क्रॉस B2 से। अगर ये डॉट गुणा इन दोनों का 0 आ गया
तो ये इस बात का प्रूफ है कि दोनों रेखाएं एक समतलीय हैं। ये दोनों रेखाएं कैसी होंगी? एक समतलीय। अब देखिए समतल का समीकरण भी हमें निकालना है। मैंने आपको बोला था अगर ये एक समतलीय है, ये तो प्रूफ हो गया। इनसे होकर जाने वाले समतल का समीकरण, यानी ऐसा समतल जो इन दोनों रेखाओं से होकर जाता है, यानी दोनों रेखाएं जिस समतल पर स्थित हैं उसका समीकरण भी हमें निकालना है। समतल का समीकरण आप लोग देखिए, समतल का समीकरण का मानक रूप यही पढ़ चुके हैं। वेक्टर r डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर n। किसी समतल का समीकरण निकालने के लिए एक तो हमें बिंदु पता होना चाहिए जिस बिंदु से होकर जाता है समतल, और एक उसके लंबवत दिशा पता होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हमें पता है तो हम किसी भी समतल का समीकरण निकाल सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है समतल का समीकरण निकालने के लिए, केवल ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए। अब आप लोग ये सोचेंगे समतल कौन से बिंदु से होकर जाता है? हमारे पास देखिए दोनों बिंदु हैं। समतल इस बिंदु से भी होकर जाता है, समतल इस बिंदु से भी होकर जाता है। हम एक ही जगह a1 भी रख सकते हैं और एक ही जगह a2 भी रख सकते हैं। यानी कि वेक्टर r डॉट वेक्टर n का मान देखिए मैं अभी छोड़ देता हूं, चलिए मैंने यहां पे छोड़ दिया है, इज इक्वल टू एक ही जगह हम वेक्टर a1 भी लिख सकते हैं और वेक्टर a2 भी लिख सकते हैं। मैंने चलिए a1 भी लिख के छोड़ दिया है। अब आप सोचेंगे वेक्टर n, ये वेक्टर n एक ऐसा वेक्टर है जो पूरे समतल के लंबवत है, और ये वेक्टर n देखिए वो ये है, यानी कि v1 क्रॉस v2। वेक्टर n वही वेक्टर होता है जो पूरे समतल के लंबवत होता है, यानी कि जो वेक्टर n है वो हुआ वेक्टर v1 क्रॉस वेक्टर v2। तो वेक्टर n हमने यहां भी रख दिया, वेक्टर v1 क्रॉस वेक्टर v2। ये हुआ देखिए समतल का समीकरण। दो रेखाएं एक समतलीय हैं, इस बात का प्रूफ ये हुआ। लेकिन इनसे होकर जाने वाले समतल का समीकरण वो आप इस तरीके से निकालेंगे। अब यही चीज अगर मान लीजिए आपको कार्तीय रूप में दी हुई हो तो आप कैसे प्रूफ करेंगे? कार्तीय रूप में मान लीजिए वो रेखाएं हैं आपकी, वो आपको इस तरीके से देंगे। पहली रेखा का समीकरण x माइनस x1 बटे a1 इक्वल टू y माइनस y1 बटे b1 इक्वल टू z माइनस z1 बटे c1। यानी रेखा जिस बिंदु से होकर जाती है x1 y1 z1, और जो इसकी दिशा है उसके द्विघानुपात a1 b1 c1। ये तो हुई आपकी पहली रेखा। अब मान लीजिए दूसरी रेखा x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2, z माइनस z2 अपॉन c2। ये दूसरी रेखा है जो x2 y2 z2 इस बिंदु से होकर जाती है, और इसकी जो दिशा है वो a2 b2 c2 है। अब इसी से ही मैं आपको बताऊंगा, ये दोनों रेखाएं अगर एक समतलीय हैं तो जो प्रतिबल मैंने आपको यहां बताया वही कार्तीय रूप में है, बस ये सदिश रूप में है, इसका कार्तीय रूप में होगा। तो आप लोग देखिए, एक बार ध्यान से देखें, ये पहला सदिश है, ये दूसरा सदिश है और ये तीसरा सदिश है। तीन सदिश हैं जिनमें यहां पर डॉट गुणा है और यहां पे क्या है, क्रॉस गुणा। अगर तीन सदिश ऐसे आपको कहीं नजर आए जिनके एक जगह डॉट का गुणा है और दूसरी जगह किसका गुणा है, क्रॉस का, तो ये अदिश त्रिगुणन होता है। अदिश त्रिगुणन की प्रश्नावली मैंने आपको कराई थी, अदिश त्रिगुणन में यही चीज बताई थी, एक जगह डॉट गुणा होता है और दूसरी जगह क्रॉस गुणा। तो ये अदिश त्रिगुणन जब हम निकालते हैं तो वो सारणी की सहायता से ही निकालते हैं। पहली पंक्ति में पहला सदिश वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1। अब आप लोग सोचेंगे वेक्टर a2 क्या है, x2y प्लस y2j प्लस z2k, और वेक्टर a1 क्या है, x1i प्लस y1j प्लस z1k। तो a2 माइनस a1 x2 माइनस x1i, तो मैंने यहां पर लिख दिया है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ये पहले सदिश के गुणांक हैं। दूसरा सदिश वेक्टर b1 है। पहली रेखा की दिशा क्या है, a1 b1, क्योंकि ये पहली रेखा की दिशा है, और वो क्या है, a1 b1 c1। वो देखिए मैंने यहां लिखी
A1 B1 C1 और वेक्टर B2 क्या है, दूसरी रेखा की दिशा, और वो देखिए ये है A2 B2 C2 इक्वल टू 0। ये हुआ प्रतिबंध कार्तीय रूप में, ये सदिश रूप में था, ये है देखिए कार्तीय रूप में प्रतिबंध। ये हमें पहले प्रूव करके दिखाना है। अगर दो रेखाएं एक समतलीय हैं तो इस सारणिक का मान 0 होगा, ये पहले हम प्रूव करके दिखाएंगे। अब इनसे होकर जाने वाले समतल का समीकरण, इनसे होकर जाने वाले समतल का समीकरण वो देखिए यहां लिखा है, r डॉट b1 क्रॉस b2 इज इक्वल टू a1 डॉट b1 क्रॉस b2। यही समतल का समीकरण हम इस तरीके से ही लिखेंगे। मैं देखिए आपको यहां लिख के दिखा रहा हूं, इनसे होकर जाने वाले समतल का समीकरण, लेकिन कार्तीय रूप में, कोई परिवर्तन नहीं है, केवल ये x2 y2 z2 की जगह यहां पे सिर्फ x y z आ जाएगा, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, a1 b1 c1 a2 b2 c2 इक्वल टू 0। क्योंकि अगर मैं देखिए इसे माइनस में लाता तो r माइनस a1 वो देखिए यही हो गया, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, बाकी b1 क्रॉस b2 कोई आ गई। ये बात ध्यान रखें, ये आपको 0 प्रूव करके दिखाना है, ये आपको 0 प्रूव करके दिखाना है, लेकिन यहां पे 0 इक्वल टू लेके चलोगे क्योंकि आप समतल की समीकरण निकाल रहे हैं। यह आपको ध्यान रखनी है, दो रेखाओं के एक समतलीय होने के लिए पहले प्रतिबंध प्रूव करें और फिर समतल का समीकरण निकालें। ये भी देखिए, चलिए मैंने आपको बता दिया। अब आता है देखिए अगला टॉपिक। अब देखिए जो अगला टॉपिक रहा, दो समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसका क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस होते हैं हर साल पेपर में कि दो समतलों के प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखिए मैंने आपको दो समतल ही दिखा रखे हैं, ये पहला समतल है, ये दूसरा समतल है, ये इनकी प्रतिच्छेदन रेखा है। ये देखिए पहला समतल और ये दूसरा समतल, दो समतल आपस में जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं वो किसी रेखा के लिए करेंगे, तो ये इनकी प्रतिच्छेदन रेखा है। इससे होकर जाने वाले समतल का समीकरण, यानी कि ऐसा समतल जो इनकी प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाता है। मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूं कि इस तरीके से, ये है समतल, दो समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण, यानी कि हमें इस समतल का समीकरण निकालना है। अब ये कैसे निकालें? चलिए, दो समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाला समतल, यानी हमें इसका निकालना है। ये आपका देखिए पहला समतल है, ये आपका दूसरा समतल है, इसका हमें निकालना है समीकरण। ये चलिए मैंने तीर चिन्ह बना दिया है, इसका समीकरण हमें निकालना है। पहले समतल की समीकरण आपको दी हुई है, मान लीजिए चलिए मैंने फर्स्ट समतल इसे लिखा और ये आपका सेकंड समतल। पहले जो समतल की समीकरण है, चलिए मैंने इस तरीके से ही लिख दिया है, वेक्टर r डॉट वेक्टर n1 क्योंकि पहला है इज इक्वल टू d1, और जो दूसरा समतल है वेक्टर r डॉट वेक्टर n2 इज इक्वल टू d2। यह है दूसरा समतल, इनकी प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण। तो देखिए प्रतिच्छेदन रेखा तो ये है, इस रेखा पर अनंत बिंदु होंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं किसी भी रेखा पर कितने बिंदु होते हैं, अनंत। इस रेखा पर जितने भी बिंदु होंगे वो पहले समतल पर भी होंगे और दूसरे समतल पर भी होंगे। क्यों? क्योंकि एक ऐसी रेखा है जो पहले समतल पर भी है और दूसरे समतल पर भी है, क्योंकि दोनों में कॉमन है रेखा, तो इसमें जितने भी बिंदु हैं वो दोनों ही समतलों के समीकरणों को संतुष्ट करेंगे। इसमें कोई भी बिंदु देखिए हो सकता है, मान लीजिए इसमें बिंदु मैंने माना
चलिए मैं इस पे बिंदु जो मानता हूं वो वेक्टर ए मान लेता हूं। मान लीजिए इस रेखा पर कोई बिंदु है वो वेक्टर ए है, तो ये ऐसा बिंदु है जो पहले समतल की समीकरण को भी संतुष्ट करेगा और दूसरे समतल की समीकरण को भी संतुष्ट करेगा, क्योंकि एक ऐसा बिंदु है जो दोनों ही समतलों पर स्थित है। और ऐसा ये अकेला बिंदु नहीं है, ऐसे अनंत बिंदु होंगे, मैंने तो केवल एक ले लिया। चलिए मैं यहां लिख देता हूं, माना वेक्टर ए प्रतिच्छेदन रेखा पर स्थित स्वेच्छ बिंदु है। स्वेच्छ का मतलब जो मैंने अपनी इच्छा से किया, ये कोई भी बिंदु हो सकते हैं, अनंत होंगे ऐसे। मैंने एक वेक्टर ए लिया प्रतिच्छेदन रेखा पर स्थित स्वेच्छ बिंदु है, तो एक ऐसा बिंदु है जो दोनों समतलों पर भी स्थित होगा। और अगर ये दोनों समतलों पर स्थित है तो इनके समीकरणों को भी संतुष्ट करेगा। यानी r की जगह हम क्या लिख देंगे, वेक्टर a डॉट वेक्टर n1 इक्वल टू d1 और वेक्टर a डॉट वेक्टर n2 इक्वल टू d2। अब देखिए, अब आप लोग यही सोचेंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया कि बिंदु दोनों की समीकरणों को संतुष्ट करेगा और मैंने बिंदु क्यों माना। चलिए उसका रीजन भी है, वो भी थोड़ी देर में क्लियर होगी बात। इनमें से किसी एक समतल की अगर मैं किसी अचर से गुणा कर दूं, चाहे वो पहली वाले की करें चाहे दूसरी वाले की करें, अचर मैंने चलिए लैम्डा मान लिया, इनटू लैम्डा, और फिर इन्हें जोड़ दें, इसको और इस समीकरण को जोड़ दें, लेकिन इस समीकरण को लैम्डा से गुणा करते हुए जोड़ें। मैं यहां लिख देता हूं जोड़ने पर क्या आता है, वेक्टर a डॉट वेक्टर n1 प्लस वेक्टर a डॉट लैम्डा वेक्टर n2 इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2। आप लोग भी ये सोचेंगे मैंने लैम्डा से गुणा क्यों की, उसका भी रीजन है, वो आपको क्लियर हो जाएगी बात। वेक्टर a डॉट, देखिए ये चीज तो कॉमन आती है, वेक्टर a डॉट वेक्टर n1 प्लस लैम्डा वेक्टर n2 इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2। ये एक सदिश है, ये भी एक सदिश है, और इनका योगफल भी कैसा होगा, एक सदिश। ये एक अचर राशि है, ये एक अचर राशि है, इनका योगफल भी एक अचर राशि होगी। यानी कि वेक्टर a डॉट, इसे अगर हम वेक्टर n मान लें समझने के लिए, वेक्टर a डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू, इसे अगर हम d मान लें तो वेक्टर a डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू d। यानी ये बिंदु एक नए समतल पर भी स्थित है, क्योंकि नए समतल के समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। मैं आपको फिर कहता हूं एक बात, ये वेक्टर n मान सकते हैं हम और इसे हम d मान सकते हैं, तो वेक्टर a डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू d। यानी कि देखिए इस तरीके से आ रहा है, वेक्टर a डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू d। यानी ये एक नया सदिश है, ये एक नए समतल के लंबवत है और ये नए समतल के लिए ही अचर भी है, और ये एक स्वैच्छिक बिंदु है। ऐसे जितने भी बिंदु होंगे वो सब इसी समीकरण को संतुष्ट करेंगे। ऐसा अकेला बिंदु नहीं होगा, ये ऐसे अनंत बिंदु हैं और ये इसी समीकरण को संतुष्ट भी करेंगे। ये जितने भी बिंदु होंगे वो सब इसी समीकरण को संतुष्ट करेंगे। परंतु क्योंकि एक स्वैच्छिक बिंदु है, यहां पे देखिए मैं ये लाइन लिख देता हूं, परंतु वेक्टर a स्वेच्छ बिंदु है, अतः ऐसे सभी बिंदु जितने भी बिंदु होंगे, अब मैं देखिए आपके सामने लिख रहा हूं,
वेक्टर r डॉट वेक्टर n1 प्लस लैम्डा वेक्टर n2 इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा वेक्टर d2। ऐसे सभी बिंदु समीकरण, चलिए मैं आगे लिख देता हूं समीकरण, और वो समीकरण कौन सी है, वो देखिए ये समीकरण है, को संतुष्ट करेंगे। ये जितने भी बिंदु हैं ऐसे, अकेला नहीं है, वो सब इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे, क्योंकि r की जगह हमने a लिख दिया तो देखिए यही समीकरण आ गई, कभी b लिख दिया इसी समीकरण को ही संतुष्ट करेंगे, ये समीकरण है और ये समीकरण समतल की ही है, क्योंकि देखिए वेक्टर n है और ये d है, तो वेक्टर r डॉट वेक्टर n इक्वल टू d, ये खुद एक समतल है। और ये कौन सा समतल हुआ, ये ऐसा समतल हुआ जो इस रेखा से होके जा रहा है, क्योंकि इसके जितने भी बिंदु हैं देखिए वो इस समतल पर ही है, इसका मतलब इस रेखा से होकर जाने वाला समतल वही है। और ये कौन सा समतल हुआ, इसका मतलब दो समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण, दो समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण ये हुआ। देखिए वेक्टर r डॉट वेक्टर n1 प्लस लैम्डा वेक्टर n2 इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2। ये देखिए अगर यही समतल मान लीजिए आपको इस तरीके से दिया हो, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, यानी कि कार्तीय रूप में, और a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। तो कैसे करना है वो भी इसी से बता दूंगा आपको, ये तो मैंने बताया सूत्र सिद्ध करना। अब देखिए यही चीज वेक्टर n1 वो तो है a1 b1 c1, और जो वेक्टर n2 है वो है a2 b2 c2, तो a1 प्लस लैम्डा a2, b1 प्लस लैम्डा b2, c1 प्लस लैम्डा c2, वो इस तरीके से ही आएगा, a1 प्लस लैम्डा a2 x, b1 प्लस लैम्डा b2 y, c1 प्लस लैम्डा c2 z इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2। इसे हम a मान सकते हैं, इसे b मान सकते हैं, इसे c मान सकते हैं, इसे d, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू d। ये समीकरण हुआ कार्तीय रूप में, दो समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण, लेकिन कार्तीय रूप में, ये सदिश रूप में, ये कार्तीय रूप में। ये मैंने आपको बताया किस तरीके से आता है, दो समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण। अब देखिए लैम्डा की बात आती है, मैंने हाँ ये बात भी कहा था कि लैम्डा मैंने क्यों किया गुणा, ऐसा ये एक ही समतल तो नहीं होगा, ऐसे अनंत समतल होंगे जिनकी दिशाएं अलग अलग होंगी। ऐसे कितने समतल होंगे, अनंत, और अनंत का मतलब क्या है, ये लैम्डा, क्योंकि लैम्डा एक अचर है और इनकी संख्या कितनी हो सकती है, अनंत। ऐसा ही एक ही समतल नहीं होगा, लैम्डा के अलग अलग मानों के लिए इनकी समीकरण भी बदलती चली जाएगी, ऐसे अनंत समतल हो सकती है जो कि दो समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाती है। यह हुआ देखिए आपका टॉपिक कंप्लीट, दो समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण। अब देखिए हम देखते हैं, अब देखिए जो अगला टॉपिक है, एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण। देखिए आपने कोण पढ़ा है, दो रेखाओं के बीच का कोण पढ़ा है, cos थीटा इक्वल टू वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 बटे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b2। दो समतलों के बीच का कोण भी पढ़ लिया, cos थीटा इक्वल टू वेक्टर n1 डॉट वेक्टर n2 बटे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n1 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n2। एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण अभी नहीं पड़ा, ये अलग है। देखिए
दो रेखाओं के बीच का कोण आपने पढ़ लिया, दो समतलों के बीच का कोण आपने पढ़ लिया, एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण वो आपको पढ़ना है। मान लीजिए ये आपका समतल है, इसकी समीकरण आपको दी गई है, चलिए मैं यहां लिख देता हूं, वेक्टर r डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू डी, और जो रेखा है वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b, ये रेखा की समीकरण, समतल ये हो गया और ये रेखा हो गया, इनके बीच का कोण हमें निकालना है। तो देखिए रेखा की दिशा वो तो हो गई वेक्टर b, और जो ये समतल की दिशा देखिए नहीं होगी, समतल की जो लंबवत रेखा है ये उसकी दिशा होती है। ये मैं देखिए बार बार कहता हूं क्योंकि इसमें कई लोग कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए ये समतल की दिशा कभी नहीं होती, समतल के लंबवत रेखा की दिशा होती है। ये हुई देखिए रेखा की दिशा, ये समतल के लंबवत रेखा की दिशा। हमें किसका कोण निकालना है? देखिए समतल और रेखा के बीच का कोण, समतल यानी समतल में कोई एक रेखा मान लीजिए ये बनाई मैंने इस तरीके से, और ये है देखिए रेखा, तो हमें ये वाला कोण निकालना है। यही कहलाएगा समतल और रेखा के बीच का कोण, क्योंकि समतल तो देखिए ये है, यानी समतल में कोई भी एक रेखा ले ली और ये दी हुई रेखा है, इनके बीच का कोण अगर ये थीटा है तो ये हमें निकालना है। अब समतल की दिशा तो कोई होती ही नहीं, समतल के लंबवत रेखा की दिशा होती है, यानी अगर हम ये वाला कोण निकाल दें तो उससे थीटा का मान अपने आप निकल आएगा। क्यों निकल आएगा? क्योंकि देखिए ये रेखा समतल में है और ये समतल पे लंबवत रेखा है, तो ये कोण देखिए पूरा कितना निकला है 90 का, ये मैंने यहां चिन्ह बना दिया है, ये पूरा कोण 90 का है। अब उसमें अगर ये वाला कोण थीटा है तो ये वाला बचा 90 माइनस थीटा, यानी वेक्टर b और वेक्टर n की जो बीच का कोण है वो इस समय है 90 माइनस थीटा। ये थीटा था, ये पूरा 90, तो ये कितना बचा 90 माइनस थीटा। अब दो सदिशों के बीच का कोण कैसे निकालते हैं आप? cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा का मतलब देखिए यहां थीटा तो नहीं है, यहां कितना है 90 माइनस थीटा, और वो इन दोनों के बीच का कोण है, यानी कि वेक्टर n डॉट वेक्टर b बटे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। यही सूत्र है दो सदिशों के बीच का कोण, a डॉट b बटे मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। यहां पे एक ही लगे, केवल n वेक्टर है, और cos 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? sin थीटा के, यानी sin थीटा इज इक्वल टू वेक्टर b डॉट वेक्टर n बटे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n। ये सूत्र हुआ एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण निकालने का। और यही चीज मान लीजिए आपको दे रखी हो, यानी कि समतल और रेखा, लेकिन समतल की समीकरण किस तरीके से होगी? मैं चलिए यहां लिख देता हूं, ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू b, और जो रेखा की समीकरण है x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। ये भी मैं आपको इसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, यानी कि sin थीटा इज इक्वल टू b और n के बीच का कोण। अब आप लोग सोचेंगे वेक्टर b कौन सा है? वो है ये देखिए abc, और वेक्टर n कौन सा है? वो ये देखिए कैपिटल ABC। तो इनके बीच का कोण वही a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 इंटू c2 बटे जो आप सूत्र पढ़ चुके हैं, वर्गमूल a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और वर्गमूल a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। आप लोगों ने देखिए यही सूत्र पढ़ा है, कार्तीय रूप में दो रेखाओं के बीच का कोण, दो समतलों के बीच का कोण, यहां एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण है, तो उन्हीं की आपको दिशाएं चाहिए।
ये हुआ देखिए एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण निकालना। अब देखिए जो चीज मैं आपको बताऊंगा, ये समांतर कब होंगे, लंबवत कब होंगे, यानी एक रेखा और एक समतल समांतर कब होंगे, और एक रेखा और एक समतल लंबवत कब होंगे। ये चीजें केवल और बची आपकी। एक रेखा और एक समतल अगर समांतर है तो समांतर का मतलब उनके बीच का कोण 0 अंश होगा, और साइन 0 कितना होता है 0, तो वेक्टर b डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू 0। और यहां पे अगर देखें तो साइन 0 0 तो वो आ गया a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 इंटू c2 इज इक्वल टू 0। अब आप लोग देखिए कंफ्यूज हो सकते हैं, ये डॉट गुना 0 होता है लंबवत में, आप लोग सोचेंगे यहां समांतर है, क्योंकि देखिए रेखा और समतल, यहां रेखा और समतल है इसीलिए साइन थीटा की वजह से। अगर दो रेखाएं होती तो ये लंबवत का प्रतिबंध है, दो समतल होंगे तो ये लंबवत का प्रतिबंध था, लेकिन अगर एक रेखा और एक समतल है तो ये समांतर का प्रतिबंध है। इनमें लंबवत का प्रतिबंध उल्टा हो जाएगा, जो उसमें समांतर का था वो यहां लंबवत का है, यानी ये आपस में समांतर होंगे। वेक्टर b बटे वेक्टर n इक्वल टू अचर राशि, या यहां देखें तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ये लंबवत है तो प्रतिबंध ये, समांतर है तो ये प्रतिबंध। ये देखिए उनसे अपोजिट है, दो रेखाओं के बीच का कोण, दो रेखाएं अगर लंबवत हैं तो प्रतिबंध ये होता है, दो समतल लंबवत हैं तो प्रतिबंध ये होता है, लेकिन एक रेखा और एक समतल अगर समांतर हैं तो प्रतिबंध ये होता है। यहां प्रतिबंध उल्टा होता है उन दोनों प्रतिबंधों से। ये भी टॉपिक देखिए कंप्लीट हो गया, एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण। अब केवल देखिए एक टॉपिक बचा। अब देखिए जो ये अगला टॉपिक है, शायद ये लास्ट टॉपिक है आपका, एक दिए हुए बिंदु की एक दिए हुए समतल से लंबवत दूरी ज्ञात करना। मान लीजिए कोई भी बिंदु आपको दिया गया है और एक समतल भी दिया गया है, इस बिंदु की इस समतल से लंबवत दूरी ज्ञात करना, यानी किसी बिंदु से किसी समतल पर डाले गए लंब की लंबाई। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं, किसी बिंदु से किसी समतल पर डाले गए लंब की लंबाई। जैसे आप लोग देखिए पढ़ चुके हैं 11वीं क्लास में द्विविमीय ज्यामिति में, किसी बिंदु से किसी रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई एक मॉडुलस के अंदर सूत्र होता था, वही देखिए यही चीज आ गई। अब किसी बिंदु से किसी समतल पर डाले गए लंब की लंबाई, मान लीजिए बिंदु तो आपको दे रखा है x1 y1 z1 और समतल आपको ये दिया गया है, इस बिंदु से इस समतल पर डाले गए लंब की लंबाई। अब देखिए मैं एक काम करता हूं, पहले हम इस रेखा की समीकरण निकालते हैं। मान लीजिए ये बिंदु P है, या चलिए मैंने A बिंदु मान लिया और इसे मैंने Q बिंदु मान लिया। अगर हमें रेखा AQ का समीकरण निकालना है, ये कैसे निकालते हैं, मैं देखिए लिख देता हूं यहां रेखा AQ का समीकरण। किसी रेखा का समीकरण निकालने के लिए एक तो बिंदु पता होना चाहिए, जिस बिंदु से वो होके जाती है तो वो तो हमें पता है, और एक उसकी दिशा पता होनी चाहिए। अगर बिंदु और दिशा दोनों चीजें हमें पता है तो हम समीकरण निकाल सकते हैं। अब आप लोग सोचेंगे दिशा कैसे पता है, ये देखिए वो रेखा है जो समतल के लंबवत है, ये ऐसी रेखा है जो समतल के कैसी है लंबवत, और समतल की समीकरण में जो ये दिक् अनुपात होते हैं ABC, ये समतल के लंबवत रेखा के ही होती है। ये उस रेखा के दिक् अनुपात हैं ABC जो समतल की कैसी होती है लंबवत, यानी कि इस रेखा के दिक् अनुपात है। अब देखिए दोनों चीजें हमें पता है, रेखा जिस बिंदु से जाती है और उसकी दिशा भी पता है, हम इसके समीकरण निकाल सकते हैं। x माइनस x1 बटे a इक्वल टू y माइनस y1 बटे b, क्योंकि यही होता है देखिए मानक रूप, z माइनस z1 बटे c। रेखा जिस बिंदु से जाती है वो भी हमें पता है और उसकी हमें दिशा भी पता है। अब देखिए हम Q बिंदु के निर्देशांक निकाल सकते हैं।
क्योंकि ये ऐसा बिंदु है जो रेखा पर है। रेखा पे अनंत बिंदु होंगे, ए बिंदु भी रेखा पे है, क्यू बिंदु भी रेखा पे है, तो बाकी के बिंदु के निर्देशांक हम कैसे निकालें, यही चीज आपको पहली बार शायद बताऊंगा। ये देखिए जितने भी अनुपात हैं, तीनों अनुपात ये आपस में बराबर हैं, और इसे अगर हम लैम्डा के इक्वल मान लें, लैम्डा एक अचर राशि है, चलिए मैं यहां लिख देता हूं, क्योंकि ये कोई ना कोई अनुपात है तो कोई संख्या ही होगी, ये भी कोई संख्या है और ये भी कोई संख्या है, ये तीनों आपस में कैसी है, बराबर, उसे हमने लैम्डा मान लिया। अगर मैं इसे रखता हूं लैम्डा के इक्वल, तो x माइनस x1 इज इक्वल टू ए लैम्डा, y माइनस y1 इज इक्वल टू बी लैम्डा, और z माइनस z1 इज इक्वल टू सी लैम्डा। यहां से अगर हम x का मान निकालें तो वो देखिए यही हो गया a लैम्डा प्लस x1, y का मान निकालें तो वो हो गया b लैम्डा प्लस y1, और अगर हम z का मान निकालें तो वो हो गया c लैम्डा प्लस z1। ये x y z के मान हुए, ये किसी बिंदु के निर्देशांक ही होते थे। इसे अगर मैं बिंदुओं के रूप में लिखूं तो a लैम्डा प्लस x1, b लैम्डा प्लस y1, c लैम्डा प्लस z1, ये बिंदु के निर्देशांक हैं, और ये रेखा पर कोई भी बिंदु हो सकता है, उसी के निर्देशांक हैं, क्योंकि देखिए रेखा की समीकरण से ही मैंने निकाले। रेखा पर अनंत बिंदु होंगे, लैम्डा के अनंत मान हैं, मान रखते चले जाए रेखा के बिंदु निकलते चले जाएंगे। तो यही बात मैंने आपको बताई, लैम्डा अनंत हो सकते हैं, रेखा पे बिंदु भी अनंत हो सकते हैं, ये किसी एक बिंदु के, ये व्यापक बिंदु के निर्देशांक होंगे। रेखा पर कोई भी बिंदु होगा उसके निर्देशांक वो इस तरीके के होंगे। अब रेखा पर क्यू बिंदु भी है तो क्यू के निर्देशांक भी इसी तरीके के ही होंगे, क्योंकि रेखा पर अनंत बिंदु है, क्यू बिंदु भी रेखा पे है, तो क्यू के निर्देशांक भी जो होंगे वो रेखा पे ही होंगे, और क्यू बिंदु के निर्देशांक इसी तरीके के होंगे। अब एक बात, ये क्यू बिंदु रेखा पे है, लेकिन ये क्यू बिंदु समतल पे भी तो है। ये क्यू एक ऐसा बिंदु है जो रेखा और समतल का प्रतिच्छेद बिंदु है, और प्रतिच्छेद बिंदु क्या मतलब होता है, ये समतल पे भी है, ये समतल के समीकरण को संतुष्ट करेगा, यानी जो क्यू बिंदु के निर्देशांक हैं वो समतल के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। ये क्यू मैं आगे लिख देता हूं, समतल पर भी स्थित है। अतः इसका मतलब ये निर्देशांक है वो समतल के समीकरण में अगर मैं रखता हूं x y z की जगह a इंटू a लैम्डा प्लस x1 प्लस b इंटू b लैम्डा प्लस y1 प्लस c इंटू c लैम्डा प्लस z1 इक्वल टू d। क्या आता है सॉल्व करके, a की गुणा करता हूं a स्क्वायर लैम्डा प्लस ax1, चलिए मैं यहां लिख देता हूं a स्क्वायर लैम्डा b स्क्वायर लैम्डा c स्क्वायर लैम्डा। इन तीनों में अगर मैं लैम्डा कॉमन ले लूं तो वो देखिए मैंने पहले लिख दिया, आप लोग समझ जाएंगे किस तरीके से, a स्क्वायर लैम्डा b स्क्वायर लैम्डा c स्क्वायर लैम्डा, और ax1 by1 cz1, ax1 by1 cz1, ये मैं देखिए इधर ले जाता हूं, माइनस के ax1 माइनस के by1 माइनस के cz1 प्लस के b, ये चीज मैं उधर ले गया। लैम्डा का मान निकालें, यह आएगा 30 में, ये मैंने लैम्डा का मान निकाल लिया। चलिए मैंने इन तीनों में माइनस कॉमन ले लिया, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस के b बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये हुआ लैम्डा का मान। हमें लैम्डा का मान नहीं निकालना, हमें निकालनी है कि लंबवत दूरी।
अब देखिए एक इससे बात और क्लियर हो गई, क्योंकि जब आपको क्वेश्चन बताऊंगा तब शायद दोबारा बतानी पड़ती मुझे बात। अगर हम लैम्डा के मान इसमें रख दें तो ये, चाहे आप इसमें देख लें, लैम्डा के मान अगर हम इसमें रख दें तो ये क्यू बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे, और क्यू बिंदु आपको कहलाएगा देखिए लंबपात। कभी कभी आपका क्वेश्चन आता है कि लंबपात के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, वो क्यू बिंदु ही है। यानी अगर आप लैम्डा का मान इसमें रख दें तो एक क्वेश्चन तो इससे यही बन गया कि लंबपात के निर्देशांक। आप लोग ये सूत्र नहीं है कोई, ये आपको मेथड बताया मैंने, सूत्र तो इसका बनेगा लंबवत दूरी का। अब आप सोचेंगे वो सूत्र कैसे बनेगा। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी यानी कि AQ अगर हम निकालें तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का वर्गमूल के अंदर x2 माइनस x1, x2 का मतलब वो ये है x2 माइनस x1, x1 से x1 कैंसिल, a लैम्डा का होल स्क्वायर वर्गमूल के अंदर a लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y1 से y1 कैंसिल, b लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1, z1 से z1 कैंसिल, c लैम्डा का होल स्क्वायर। यानी कि AQ इज इक्वल टू वर्गमूल के अंदर a स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस c स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा स्क्वायर कॉमन तो बाहर आ गया लैम्डा, लैम्डा वर्गमूल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। लैम्डा का मान हम निकाल चुके। अगर हम ये लैम्डा का मान यहां रख दें तो देखिए दूरी का ये सूत्र बना किस तरीके से। देखिए लैम्डा का मान अगर मैं ये रखता हूं यहां पर तो वर्गमूल से कैंसिल, तो बटे में तो वर्गमूल ही बचेगा। वर्गमूल के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और ऊपर आके देखिए ये चीज माइनस के ax1 माइनस के by1 माइनस के cz1। अब आप लोग देखिए यही सोचेंगे यहां माइनस भी आया, चलिए मैं आपको क्लियर करूंगा बात। माइनस के ax1 माइनस के by1 माइनस के cz1 प्लस के d, ये d हो सकता है हम इधर लिख लें, यानी समतल की समीकरण देखिए इस रूप में मान लिए ऐसा हो सकता है, तो मुझे यहां भी देखिए चेंज करना पड़ेगा प्लस d इज इक्वल टू 0, सिर्फ इसलिए ताकि आपका माइनस वाला कंफ्यूजन दूर हो जाए। यानी कि ये d भी कैसा हो गया माइनस का, यानी अब ये पूरी ब्रैकेट भी हो गई। अब ये मैंने ब्रैकेट यहां से हटा, ये भी देखिए मैंने ब्रैकेट यहां से हटा दी इस तरीके से। दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होगी, हम इसलिए इसके बाद माइनस का चिन्ह लगा देंगे, ये माइनस हम हटा देंगे। यही हुआ सूत्र ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d बटे वर्गमूल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यानी आपको किसी बिंदु की किसी समतल से दूरी निकालनी है तो केवल आपको एक काम करना है, जो निर्देशांक हैं ये x y z की जगह रख दें। देखिए आप ax1 by1 cz1, देखिए आप चेक करिए ax1 by1 cz1 प्लस d, देखिए पूरी चीज यही आ रही है, और बटे में वर्गमूल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ऐसा ही सूत्र था 11th क्लास में किसी बिंदु की किसी रेखा से दूरी निकालने का। अब की बार ये समतल में है, और यही चीज देखिए समतल में अगर समतल की समीकरण आपको दे रखी हो वेक्टर रूप में, यानी कि समतल की समीकरण मान लीजिए वेक्टर r डॉट वेक्टर n प्लस b इज इक्वल टू 0, और बिंदु आपको दे रखा है देखिए वेक्टर a। मैं आपको इसमें बता देता हूं, ये समतल की समीकरण है और ये बिंदु है। इस बिंदु की इस समतल से दूरी आपको निकालनी है, तो केवल आपको r की जगह a बिंदु लिखना है, यानी वेक्टर a डॉट वेक्टर n प्लस b बटे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n। ये भी दूरी ही है, ये सदिश रूप में है, ये कार्तीय रूप में है, यानी कि दूरी बराबर है। ये आपका कंप्लीट होगा। अब देखिए इसमें सारे टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए। 11.3 एक्सरसाइज का जो बाकी का पार्ट है, यानी बाकी के क्वेश्चंस, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।